Welcome to Concept Chemistry. Before that, don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon for the notification of new video. हेलो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पीएच के बारे में। इस वीडियो सीरीज को हमने बीएससी केमिस्ट्री, आईआईटी जेएम और गेट के हिसाब से डिजाइन किया है। इस वीडियो सीरीज को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हम नेफ्थालीन की स्टडी करेंगे, पार्ट 2 में हम एंथ्रासीन की स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हम पीएच का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और सोर्सेज क्या क्या है, नेफ्थलीन की ब्रीफ इंफॉर्मेशन, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जो पीएच पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये नेफ्थालीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के फ्यूजन से ये पीएच बना है। इसके अलावा नॉन बेंजीन रिंग के फ्यूजन से भी पीएच बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एरोमेटिक रिंग्स का फ्यूजन होता है या फिर उनके बीच में बॉन्डिंग होती है और फिर वो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो रिंग होती है, ये जैसे आप यहाँ पर ये रिंग देख पा रहे हैं, ये रिंग क्या करती है, एक या एक से ज्यादा साइड्स शेयर करती है। मतलब इनमें साइड, ये जो साइड, जैसे आप ये हेक्सागोन की एक साइड देख पा रहे हैं, ये कॉमन होती है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। और इनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन रिंग्स में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको एरोमेटिसिटी या कहो कि रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें क्या है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट होते हैं रिंग्स के अंदर। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिंग्स में सिर्फ कार्बन और इन कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। हम स्ट्रक्चर जानते हैं बेंजीन का, और यहाँ पर नेफ्थालीन दो बेंजीन रिंग के फ्यूजन से बना है, तो इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और कार्बन प्रेजेंट रहते हैं। अब इस वीडियो सीरीज के बाद हम नेक्स्ट हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वीडियो सीरीज बनाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर इन रिंग्स के बीच में, ठीक है, रिंग के बीच में मेन स्ट्रक्चर में ही दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, तो वो हेटेरोन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में और हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है कि इनमें पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहते हैं रिंग के मेन स्ट्रक्चर में, और हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इनके कॉमन एग्जांपल क्या है, पीएच के नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रासीन, टेट्रासीन, ये कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट है पीएच का क्लासिफिकेशन। पीएच को हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है बेंजोनॉइड और दूसरा नॉन बेंजोनॉइड। जो बेंजोनॉइड होते हैं, इसमें बेंजीन रिंग के फ्यूजन या बॉन्डिंग से पीएच बनते हैं। और नॉन बेंजोनॉइड में आपको समझ ही आ रहा है इस टर्म से कि बेंजीन रिंग के विदाउट, मतलब दूसरे बेंजीन रिंग के अलावा जो दूसरे रिंग्स होते हैं एरोमेटिक रिंग, उनके फ्यूजन से पीएच बनते हैं। जैसे यहाँ पर एजुलिन एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब जो बेंजोनॉइड जो पीएच होते हैं, इनको भी हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है आइसोलेटेड बेंजोनॉइड पीएच और दूसरा है फ्यूज्ड रिंग। तो आइसोलेटेड बेंजोनॉइड पीएच में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे बाइफेनल का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर दो बेंजीन रिंग आपस में एक बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक बॉन्ड से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर दोनों ही बेंजीन रिंग के पास 6 कार्बन प्रेजेंट है, मतलब टोटल 12 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इससे और भी फर्दर दो, एक और रिंग, तीन रिंग, चार रिंग और जुड़ी हुई हो सकती है, लेकिन वो आइसोलेटेड रहता है, मतलब कि कंप्लीट बेंजीन रिंग उनमें प्रेजेंट रहती है। और दूसरा ग्रुप है फ्यूज्ड रिंग्स। अब फ्यूज्ड रिंग में क्या होता है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के बीच में बॉन्डिंग न होते हुए यहाँ पर दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती हैं, और वो इस तरीके से फ्यूज्ड होती हैं कि वो दो कार्बन या दो से ज्यादा कार्बन शेयर करती हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये नेफ्थालीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। नेफ्थालीन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ये है और दूसरी बेंजीन रिंग ये आप देख पा रहे हैं। तो दोनों ही बेंजीन रिंग में टोटल सिर्फ 10 कार्बन है। नॉर्मली बेंजीन में 6 होते हैं, और 6 और दो बेंजीन रिंग को अगर हम कैलकुलेट करें तो 12 कार्बन होंगे। लेकिन यहाँ पर नेफ्थालीन के फ्यूजन में, नेफ्थालीन में बेंजीन रिंग के फ्यूजन में 10 ही कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर दो कार्बन इस साइड को इन दोनों ने शेयर किया है, इस हेक्सागोन के साइड को इन दोनों ही बेंजीन रिंग ने शेयर किया है। और अब हम इस फ्यूज्ड रिंग को हम दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, दो ग्रुप में, एक लीनियर और दूसरा एंगुलर। लीनियर क्या होता है, देखिए आप यहाँ नेफ्थालीन के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग से दूसरी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। अगर हम इसको इसमें एक और बेंजीन रिंग जोड़ दें तो यहाँ पर एक फेनेंथ्रासीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो लीनियर मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि दो रिंग के फ्यूजन के, जैसे यहाँ पर ये साइड है, इस यहाँ पर फ्यूजन है, नेक्स्ट यहाँ पर फ्यूजन होगा मान लो, तो यहाँ पर इन दोनों ही फ्यूजन, जो यहाँ पर जिस साइड पर फ्यूजन हुआ है, उन दोनों ही साइड्स के बीच में, इस वाली रिंग में, इस सेंट्रल रिंग में एक कार्बन प्रेजेंट होगा दोनों ही फ्यूजन वाली साइड के बीच में, तो लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, लेकिन एंगुलर कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे फेनेंथ्रासीन का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनमें क्या होता है कि ये जो सेंट्रल रिंग है, ठीक है, जो सेंट्रल रिंग है, इसमें जो ये जो शेयर्ड साइड है, यहाँ पर शेयर्ड साइड है, एक इस साइड है और दूसरी ये ऊपर की साइड आप देख रहे हैं, तो दोनों ही शेयर्ड साइड के बीच में कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं रहता है। और यहाँ पर ये दोनों जो साइड वाली रिंग है, दोनों साइड की जो रिंग है, इनके बीच में एंगल बनता है, तो इन्हें हम एंगुलर फ्यूज्ड रिंग कहते हैं। इस तरीके से पीएच का क्लासिफिकेशन होता है।
नेक्स्ट है पीएच के सोर्सेस क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए जो पीएच पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जिन रिएक्शंस में रहता है, ऐसी रिएक्शन से इनका सिंथेसिस होता है। नेचुरल कैसे सिंथेसाइज होता है? फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन, इन सब में पीएच का सिंथेसिस होता है। फॉरेस्ट फायर हम जानते हैं कि प्लांट्स में भी एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं, सबसे पहले प्लांट्स में ही एरोमेटिक कंपाउंड मिले थे। और प्लांट्स में एरोमेटिक कंपाउंड के बर्निंग के कारण या तो हाई टेम्परेचर या फिर कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है, और उस कंप्लीट बर्निंग नहीं होने के कारण क्या होता है, पीएच सिंथेसाइज होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन में भी पीएच निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक रिएक्शन क्या 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 हो सकती है, जैसे फॉसिल फ्यूल, ये हमें नेचर में मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल अर्थ के अंदर मिलते हैं। और कोल, पेट्रोलियम, इन सब का हम जब इन सब का कंबशन करते हैं, इन सबको जलाते हैं, तब भी पीएच रिलीज होते हैं, ठीक है। अब आपने नेफ्थालिन का हम स्टडी करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो जो नेफ्थालिन होता है ये कहाँ मिलता है? जो कच्चा तेल होता है, रॉ पेट्रोलियम होता है। आप जानते हैं रॉ पेट्रोलियम में बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे डीजल, केरोसिन, इन सब इस टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो यहाँ पर जब हम उनका फ्रैक्शनेशन करते हैं तो एक फ्रैक्शन में हमें मिलता है कोल टार, ठीक है। कोल टार के अंदर ही नेफ्थालिन हमें मिलता है। अब जो पीएच होते हैं ये क्या लिपोफिलिक होते हैं। लिपोफिलिक होते हैं मतलब कि लिपिड्स जो होते हैं उनकी तरफ इनका अट्रैक्शन होता है, उनमें ये सॉल्युबल रहते हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के तरफ इनका अट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये उनमें सॉल्युबल रहते हैं। और ये इन्वायरमेंट में, हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें ये परसिस्ट करते हैं, ये रहते हैं। कैसे रहते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इजीली वाटर में सॉल्युबल होके ये आगे कहीं भी फ्लो नहीं होते हैं, और इन्वायरमेंट में ये प्रेजेंट रहते हैं। जैसे अगर कहीं सॉइल हुई तो वहीं पर वो प्रेजेंट रहेंगे। सॉइल में अगर इनका कंटेंट है तो ये वाटर के साथ बह के कहीं भी किसी भी नदी में या फिर किसी भी अदर वाटर रिसोर्सेज में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि 2 या 3 रिंग वाले जो पीएच होते हैं ये कुछ अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है एक्वस सॉल्यूशन में वो लॉगरिदमिकली डिक्रीज होती है जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से इंक्रीज होगा कि या तो नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर 2 या 3 रिंग के कंपाउंड में दूसरे ऐसे एलिमेंट या ऐसे सब्स्टिट्यूट जुड़ेंगे जो कि ज्यादा और वेट वाले होंगे, तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी, जो ओवरऑल कंपाउंड है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि 2, 3 या 4 रिंग वाले पीएच जो होते हैं ये सफिशिएंटली वोलेटाइल होते हैं, मतलब ये वोलेटाइल होते हैं और एज अ गैस फेज एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इन्हें किसी क्लोज चैम्बर में रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो पीएच है ये क्या करेंगे, वोलेटाइल रहते हैं, तो ये एज अ गैस फेज में एग्जिस्ट करेंगे। और अगर ये लार्ज मॉलिक्यूल हमारे पास हुआ, जैसे कि 4 रिंग से ज्यादा वाले पीएच अगर प्रेजेंट रहे या फिर उनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया, तो ये गैस फेज में ना एग्जिस्ट करते हुए सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्योर जो सॉलिड पीएच होते हैं, ठीक है। या तो ये कलरलेस होते हैं, या इनका व्हाइट कलर, पेल येलो कलर या पेल ग्रीन कलर होता है। और ये स्टडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए केमिस्ट्री में हम पीएच की जो स्टडी करते हैं तो हम इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, इसकी केमिकल रिएक्टिविटी किसके साथ है इसकी स्टडी करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा पीएच की स्टडी होती है इन्वायरमेंटल इफेक्ट के लिए, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट इसका इन्वायरमेंट पे और ह्यूमंस पे क्या क्या इफेक्ट होता है इसकी स्टडी करते हैं। इसकी एक बहुत ही वास्ट स्टडी होती है, रिसर्च होती है। तो होता क्या है कि ये जो पीएच होते हैं, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये क्या करते हैं, जेनेटिक डैमेज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और डिसीजेस कॉज करते हैं। जनरली ये म्यूटेशन क्रिएट करते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में म्यूटेशन क्रिएट करते हैं और कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्थालिन। अब नेफ्थालिन क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला C10H8 होता है। ये एक सिंपलेस्ट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है मोथ बॉल की। आपने ये देखिए, आप ये बॉल का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। आप किसी भी बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कहीं भी जगह जाते हैं तो वहां पर वॉशरूम में आपने ये बॉल्स देखी होगी। तो ये क्या करती है, मोल्ड और मोथ के अंडों की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो ये मोथ बॉल का एक मेन इंग्रेडिएंट भी होती है और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, ठीक है। अब जो नेफ्थलीन जो होता है इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें फ्यूज्ड बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब जो नेफ्थलीन है इसका मेन यूज क्या होता है कि बहुत सारे अदर केमिकल्स के सिंथेसिस में, जैसे कि थैलिक एनहाइड्राइड और थैलिक एसिड, इसके अलावा नेफ्थॉल, इस तरीके के कंपाउंड के सिंथेसिस में ये सब प्रिकर्सर काम करता है, ठीक है। इसका एक और यूज क्या है कि जो मोल्टन नेफ्थलीन होते हैं, नेफ्थालिन, ठीक है। नेफ्थीन से इसको कंफ्यूज मत करना, नेफ्थालिन को। नेफ्थीन जो होता है ये एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो नेफ्थालिन जिसकी स्टडी हम यहाँ पर कर रहे हैं ये फ्यूज्ड बेंजीन रिंग से बना होता है। तो इन दोनों टर्म्स में आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर जो मोल्टन नेफ्थालिन जो है
ये क्या करता है, एक सोल्यूबलाइजिंग मीडियम का काम करता है किनके लिए, जो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो पुअरली सॉल्युबल रहते हैं। किन में पुअरली सॉल्युबल रहते हैं, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ड्राई क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार के जो सॉल्वेंट्स हैं इनमें ये एरोमेटिक कंपाउंड इनसॉल्युबल रहते हैं या कहो कि कम सॉल्युबल रहते हैं। तो वहां पर हमारे लिए मोल्टन नेफ्थलीन काम में आता है इनको सोल्यूबलाइज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन। अब देखिए जो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको बेंजीन रिंग के फ्यूजन से बना होता है। तो इसमें होता क्या है कि 10 कार्बन प्रेजेंट रहते हैं और 10 के 10 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये ओवरलैप करते हैं किसके साथ, s ऑर्बिटल ऑफ 8 हाइड्रोजन एटम। आप यहाँ पर इस नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर को आपस में वापस से देखिए। यहाँ पर क्या है कि 10 कार्बन एटम प्रेजेंट है और 10 कार्बन एटम से जुड़े हुए 8 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये फ्यूज्ड जो ये साइड है, यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, इनके 4 बॉन्ड कंप्लीट है और ये चारों साइड से कार्बन से ही जुड़े हुए हैं, चारों बॉन्ड इनके कार्बन से ही बॉन्डेड है। लेकिन बाकी के जो रेस्ट ऑफ द जो कार्बन है इन सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं ये सारे कार्बन, और ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो रहते हैं ये ओवरलैप करते हैं किसके साथ, s ऑर्बिटल ऑफ 8 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, उनके s ऑर्बिटल के साथ इनकी ओवरलैपिंग होती है और ये क्या बनाते हैं, cc बॉन्ड और ch बॉन्ड बनाते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ओवरलैपिंग ऑफ ट्राइगोनल sp2 ऑर्बिटल से ही बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिंग आप जो देख पा रहे हैं, अगर हम इन डबल बॉन्ड्स को अगर अभी एक्सक्लूड करें तो ये जो पूरी रिंग आपको देख रही है सिंगल बॉन्ड वाली रिंग, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी जो जुड़े हुए हैं ये सब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने एक्सरे डिफ्रेक्शन से भी इस स्ट्रक्चर को कंफर्म किया है। तो यहाँ पर जो सारे कार्बन है इन सारे ही कार्बन में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिनमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। ये जो p ऑर्बिटल रहते हैं, आप यहाँ स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये प्लेन के अबोव और बिलो रहते हैं। मतलब हाफ ऑफ द p ऑर्बिटल प्लेन के अबोव रहता है और हाफ ऑफ द p ऑर्बिटल प्लेन के बिलो रहता है। ठीक है, ये प्लेन में जिसमें ये एग्जिस्ट करता है, ये रिंग दोनों ही रिंग एग्जिस्ट करती है, उन प्लेन के ऊपर और नीचे प्रेजेंट रहते हैं। तो अब ये जो p ऑर्बिटल है ये लेटरल ओवरलैपिंग होती है इनमें सब। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 10 p ऑर्बिटल है, 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के पास एक एक p ऑर्बिटल है और उनमें ही एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इन p ऑर्बिटल्स की क्या होती है, लेटरल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अब इन लेटरल ओवरलैपिंग के कारण क्या बनता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और उन सब में 10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेफ्थलीन जो है ये क्या करता है, एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि ये हकल रूल को फॉलो करता है। इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और हकल रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि n जो होता है यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है नेफ्थलीन में, और 4 × 2 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं और इसी के कारण ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन। देखिए नेफ्थलीन एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 82 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 218 डिग्री सेल्सियस है, ये वहां पर बॉयल होता है इस टेम्परेचर पर, और ये वाटर में इनसॉल्युबल रहता है लेकिन ईथर और बेंजीन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। ठीक है, और हॉट इथेनॉल में भी ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल रहता है। अगर हम इसकी डायरेक्ट हीटिंग होती है तो इसका सब्लिमेशन हो जाता है, ये लिक्विड फेज में न जाते हुए डायरेक्ट गैस फेज में कन्वर्ट हो जाता है और स्टीम के साथ ये वॉलेटाइल रहता है। और मैंने पहले बताया कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहती है जो कि मोथ बॉल्स की तरह होती है। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेफ्थलीन। देखिए नेफ्थलीन या फिर कहो कि जितने भी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इनमें इजिली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो जाता है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजिली नहीं होता है। पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो जो नेफ्थलीन है इसमें बेंजीन की तरह ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, देखिए आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि जहां पर ये साइड जहां पर है फ्यूजन की जो साइड है, ठीक है, इस साइड से जुड़े हुए कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन कहेंगे C1। ठीक है, और उससे नेक्स्ट वाले जुड़े हुए कार्बन को हम C2 कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानते हैं कि ये फर्स्ट वाला कार्बन ये वाला कार्बन है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, प्राइमरली C1 पर अटैक करता है और C1 पर अटैक करने के बाद वहां पर एक इंटरमीडिएट बनाता है, कार्बोनियम आयन बनाता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रहता है। देखिए यहाँ पर अगर हम इस सेकेंड रिंग को एक्सक्लूड कर दें जहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं हुआ है, उस रिंग को एक्सक्लूड कर दें, तो यहाँ पर इस रिंग के जहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है उसी रिंग के दो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकते हैं और यहाँ पर ये एक स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाता है। फिर फाइनली क्या होता है, यहाँ से H+ रिलीज हो जाता है और हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके अलावा एक और फिनोमिना क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कुछ स्पेशल कंडीशन में क्या करता है, C1 पे ना अटैक करते हुए C2 पर अटैक करता है।
C2 पर अटैक करने के कारण कार्बोनियम आयन तो बनता है, लेकिन इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं होता है। देखिए रेजोनेंस तो प्रेजेंट होगा अगर हम इस सेकेंड वाली रिंग को इंक्लूड करें, लेकिन अगर हम इस सेकेंड वाली रिंग को अभी एक्सक्लूड कर दें तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली रिंग है जिस पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था उस रिंग का कोई भी रेजोनेंस नहीं मिलता है, तो ये लेस स्टेबल रहता है। और फिर फाइनली क्या होता है, यहाँ से H+ रिलीज हो जाता है और हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो लेस स्टेबल रहता है और ये जो सेकेंड वाला फिनोमेना है C2 पर जो अटैक होने वाला फिनोमेना है ये कॉमन नहीं है, ज्यादातर यहाँ पर C1 पर ही अटैक होता है। C2 पर अटैक कब होता है, जब हमने या तो ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हम करवाएं या फिर हम बल्कियर सॉल्वेंट ले लें, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो सेकंड पोजीशन पर अटैक करता है। अब कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, वो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, नेफ्थालीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, 60 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा NO2+, और ये अटैक करेगा C1 पोजीशन पर और हमें 1 नाइट्रो नेफ्थालीन दे देगा, ठीक है। इसकी स्टेप्स क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेगा, HNO3 यहाँ पर NO2+ आयन जनरेट करेगा, और फिर वो सेकेंड स्टेप में NO2+ आयन क्या करेगा, अटैक करेगा C1 पोजीशन पर और हमारे लिए स्टेबल कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये स्टेबल कार्बोनियम आयन क्या करेगा, फाइनली थर्ड स्टेप में जाएगा और H+ यहाँ से रिलीज कर देगा, और H+ रिलीज होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर 1 नाइट्रो नेफ्थालीन सिंथेसाइज हो जाएगा। ये स्टेप्स आप देख पा रहे हैं, ये स्टेप्स को आप इस वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए, और ये स्टेप्स हम आगे और भी जो दूसरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है कि हम नेफ्थालीन की रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर हम इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर करते हैं, जैसे यहाँ पर हम 60 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं H2SO4 की रिएक्शन नेफ्थालीन के साथ, तो ये यहाँ पर ये SO3H+ जो आयन है इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक कहाँ पर कर रहा है, C1 पोजीशन पर, और हमें 1 नेफ्थालीन सल्फोनिक एसिड दे रहा है। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को अगर 165 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब हाइयर टेम्परेचर पर अगर ये रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था इसने देखिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर अटैक किया और 2 नेफ्थालीन सल्फोनिक एसिड दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है कि हम नेफ्थालीन की रिएक्शन करवाते हैं और किसके साथ, बॉइलिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, ठीक है, CCl4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर नेफ्थालीन का क्लोरीनेशन हो जाता है और हमें 1 क्लोरोनेफ्थालीन मिलता है और HCl का एक मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। अगर हम ये रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पर करते हैं तो हमें यहाँ पर 1,4 डाइक्लोरोनेफ्थालीन मिलता है। तो फिर फर्दर हम अगर इसकी हीटिंग करेंगे, इस 1,4 डाइक्लोरोनेफ्थालीन की हीटिंग करेंगे तो HCl रिमूव हो जाता है और हमें वापस से 1 क्लोरोनेफ्थालीन मिलता है, ठीक है। ये हो गया हेलोजिनेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है कि हम नेफ्थलीन की रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे नेफ्थलीन की किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 1 एसिटाइल नेफ्थलीन मिलेगा। लेकिन मैंने आपको रिएक्शन के स्टार्टिंग में बताया था कि हम अगर बल्कियर सॉल्वेंट ले लें, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया था, कार्बन डाइसल्फाइड, इसकी जगह पर अगर हम नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट ले लें तो होगा क्या कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो कहाँ पर, सेकेंड पोजीशन पर अटैक करेगा और हमें 2 एसिटाइल नेफ्थलीन देगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि हम नेफ्थलीन की रिएक्शन हम करवाएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ और हमारे लिए यहाँ पर 2 इथाइल नेफ्थलीन सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल हैलाइड को छोड़कर दूसरे हैलाइड्स यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट अदर रिएक्शन। देखिए यहाँ पर हमने ज्यादातर देखा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ और जो जुड़ा वो था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, जैसे NO2 भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये सब यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी जोड़ सकते हैं जो रिंग को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, और इन रिएक्शन को हम कैसे कैरी आउट कर सकते हैं कि नेफ्थलीन से हमने नाइट्रोनेफ्थलीन जनरेट कर लिया और यहाँ पर नाइट्रोनेफ्थलीन की हम रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ टीन SN, ठीक है, SN मेटल की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर ये NO2 जो है ये चेंज हो जाएगा NH2 में और यहाँ पर हमारे लिए अमीनो नेफ्थलीन सिंथेसाइज हो जाएगा। जो NH2 है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो रिंग को एक्टिवेट करने का काम करता है, और ये जो नाइट्रोनेफ्थलीन है यहाँ पर जो NO2 प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल क्या है कि हम सोडियम नेफ्थलीन सल्फोनेट लेंगे,
इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाएंगे इन 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर हमारे लिए सोडियम नेफ्था ऑक्साइड सिंथेसाइज होता है और फिर इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 जैसे ही मिलाते हैं तो हमें नेफ्थॉल मिलता है। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इनिशियल जो हमारे पास कंपाउंड था ये सोडियम नेफ्थालीन सल्फोनेट, इसमें और इस नेफ्थोल में क्या डिफरेंस है कि ये जो सब्स्टिट्यूट ऊपर जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, और वहीं पर ये जो OH ग्रुप जो ऊपर जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये आगे रिंग को एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसका यूज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। ठीक है, होता क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करते हैं, रिंग को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, और एक्टिवेट करके ये क्या करते हैं, जब नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल को सेम रिंग पर डायरेक्ट करते हैं। मतलब कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो उसी रिंग पर अटैक करेगा जहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे ये OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी जगह पर एक NO2 जुड़ा हो जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इस रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, और रिंग को डीएक्टिवेट करके क्या करेगा कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है उसको जो अदर रिंग है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जिस रिंग में, उस रिंग पर अटैक करने के लिए डायरेक्ट करेगा। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए ये OH यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये नेफ्थोल का एक मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन हमने HNO3 के साथ करवाई। तो यहाँ पर जो ये NO2 प्लस आयन है ये क्या करेगा, सेम रिंग पर अटैक करेगा और ये 4th पोजीशन वाला जो कार्बन है वहां पर जाके जुड़ेगा, ये एज अ मेजर कंपाउंड सिंथेसाइज होगा। उसके साथ एक और हमें मॉलिक्यूल मिलेगा, ये जो NO2 है ये सेम रिंग के सेकेंड कार्बन पर जुड़ेगा और ये माइनर कंपाउंड के रूप में सिंथेसाइज होगा। ठीक है, लेकिन एक और फिनोमिना आप देखिए कि यहाँ पर अगर ये OH पहले से ही सेकेंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, रिंग के सेकेंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो जो NO2 है वो कहां पर जाएगा, C1 कार्बन पर जाएगा और अटैक करेगा। ठीक है, NO2 प्लस आयन C1 कार्बन पर अटैक करेगा और यही मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फिनोमिना आप देखेंगे कि यहाँ पर हेट्रोन्यूक्लियर अटैक होगा। देखिए ऊपर यहाँ पर नेफ्थलीन के ऊपर यहाँ पर NO2 जुड़ा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रोफाइल है, उसको सेकंड रिंग पर डायरेक्ट करेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या करा है, नाइट्रोनेफ्थलीन की रिएक्शन करवाई है HNO3 के साथ। तो जो आने वाला NO2 प्लस आयन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर 5th पोजीशन पर जुड़ रहा है, नेक्स्ट वाली रिंग के इस 5th पोजीशन पर। आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 5th पोजीशन है इस कार्बन की, वहां पर ये जुड़ रहा है। ये एज अ मेजर प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा और इसके अलावा एक माइनर प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा, वो कहां पर जाएगा, इस यहाँ पर 5th 6th 7th और 8th वाली पोजीशन पर। ठीक है, 8th वाली पोजीशन पर ये NO2 जाकर ऐड होगा। अगर हम इस साइड से कैलकुलेट करेंगे तो ये 3rd पोजीशन होगी, ये यहाँ पर एज अ माइनर प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा। इसके अलावा एक और फिनोमिना क्या है यहाँ पर कि अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये NO2 अगर पहले से ही सेकंड पोजीशन पर सेकंड कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो 5th और 6th वाले पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, ये एज अ मेजर और ये एज अ माइनर कंपाउंड सिंथेसाइज होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन नेफ्थलीन। देखिए जो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है नॉन एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग में, वो इजीली नहीं होता है और वो बहुत ही रेयर फिनोमिना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये स्पेशल कंडीशन में ही होता है। यहाँ पर ये रिएक्शन आयनिक लिक्विड में प्रेजेंट होगी जिसमें कि Cl माइनस एनायन एज एनायन प्रेजेंट रहेगा अंडर माइल्ड कंडीशन। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, Br2Cl माइनस की रिएक्शन करवाते हैं नेफ्थलीन के साथ, या फिर कहो कि एरोमेटिक रिंग के साथ, नॉन एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग के साथ, तो फिर हमको न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है। अगर ये यहाँ पर नेफ्थलीन में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले से जुड़ा हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये NO2 पहले से जुड़ा हुआ है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये इजिली हो भी सकता है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंथ्रासिन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिन लोगों को जरूरत हो, जिन स्टूडेंट को जरूरत हो उन तक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।